Children, today I am going to teach you force on a charged particle inside the uniform electric field region. Force on a charged particle inside the uniform electric field region. हमें किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है अगर वो चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा हो। सपोज करो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज इनटू द नेगेटिव चार्ज। ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज रखा हुआ है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और बी पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन दीज टू चार्ज पार्टिकल। हम लोग इस दोनों चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि इस दोनों चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है। एज पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पता है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज हम लोग जानते हैं न्यूटन पर कूलॉम। सो फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू ई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो F इक्वल्स टू क्यू ई। अब एक केस हमने लिया कि इफ चार्ज इज पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो F इक्वल्स टू प्लस क्यू ई। इट मीन्स फोर्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्यू ई है, लेकिन ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो इट इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव साइन फिजिक्स में क्या बताता है, टुवर्ड्स, और नेगेटिव साइन क्या बताता है, अपोजिट। तो फोर्स कैसे पढ़ेंगे इसको, फोर्स ऑलवेज इक्वल टू क्यू ई एंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इफ चार्ज इज नेगेटिव, अगर चार्ज नेगेटिव होता देन फोर्स विल बी, क्यू के जगह हम लोग क्या लेते, माइनस क्यू ई। इट मीन्स magnitude of force is QE, but negative sign indicates that the force directed opposite to electric field. यहां हमने लिखा है it means force opposite to electric field. But listen everybody, but the magnitude of force will be, force का magnitude हमेशा कितना होगा, तो QE होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस फिगर में आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो QE, और इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो QE। तो आप लोग सब समझ गए कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स कितना लगता है, तो Q इंटू ई टाइम्स फोर्स लगता है। और पॉजिटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स इट। अब आगे हम लोग जब फोर्स निकाल चुके तो अब हम लोग टॉर्क पे थोड़ा कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। यानी किसी डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा अगर वो डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। तो सपोज करो कि एक डाइपोल है हमारे पास, और ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, पॉजिटिव से डाइवर्ज होकर नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो यूनिफॉर्मली आ रहा है। इस फील्ड में एक डाइपोल हमने लिया। डाइपोल में कितना चार्ज होता है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ये डाइपोल हो गया, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल हो गया। मान लिया कि इस डाइपोल ने इनिशियली कितना एंगल बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो थीटा एंगल बनाया था। सपोज द डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि डाइपोल मोमेंट भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है। अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, तो टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है, आप लोग को पता है कि
टॉर्क के लिए फोर्स और फोर्स आर्म की जरूरत होती है, आर क्रॉस एफ। तो आर कौन होगा और एफ क्या होगा, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास डाइपोल में दो चार्ज होता है, एक प्लस क्यू। तो प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना, क्यू ई। माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस साइड, कितना, हाउ मच, क्यू ई। ओके, तो फोर्स ए पॉइंट पे इस तरफ है, बी पॉइंट पे इस तरफ है। अब ये जो फोर्स लग रहा है इस ए पॉइंट पे, वो सेंटर ऑफ डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है, तो एल डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस हम लोग कितना मानते हैं डाइपोल के सेंटर से किसी पॉइंट का, तो एल मानते हैं। तो पोजीशन वेक्टर मैंने पढ़ाया था क्लास 11th में, ऑलवेज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जहां फोर्स लग रहा है, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और ये हुआ सेंटर ऑफ ओसिलेशन। तो सेंटर ऑफ ओसिलेशन से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ, तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर, ये बन गया पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। तो दिस इज आर एंड दिस इज एफ, फोर्स क्यू ई। अब ये एंगल थीटा है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये भी कितना होगा, तो थीटा होगा। सिमिलरली हमारे पास दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, इस चार्ज पे फोर्स इस तरफ है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और सेंटर ऑफ ओसिलेशन ये है। तो सेंटर ऑफ ओसिलेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस यहां भी एल होगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आप लोग जानते हो, इट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ ओसिलेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इस तरफ। तो ये भी एक पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो एल। यहां भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो एल। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू ई। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू ई। ये एंगल थीटा है, तो ये अपोजिट वर्टिकल एंगल भी थीटा होगा, और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी थीटा होगा। अब टॉर्क हमें पता है, टॉर्क इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस एफ। तो आर को आप एफ की तरफ टर्न करोगे, आर क्रॉस एफ। यहां भी आर को आप एफ की तरफ टर्न करोगे, आर क्रॉस एफ। तो ये देखिए, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी ऐसे हाथ घुमाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज, और ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो दोनों जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आप ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी टॉर्क इन दोनों पॉइंट पे क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा है। इट मींस दोनों टॉर्क ऐड हो जाएगा। सबसे पहले फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट ए पे जो चार्ज है प्लस क्यू, उस पे फोर्स कितना लगा, क्यू ई। किधर लगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट बी, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू जो बी पे रखा हुआ है, उस पे भी कितना फोर्स लगा, तो क्यू ई, बट किधर लगा, अपोजिट टू ई। ओके, टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन ए। अब हम लोग देखेंगे कि जो फोर्स ए पे लग रहा है, उस फोर्स के कारण कितना टॉर्क हुआ। तो उस टॉर्क को हमने टाउ वन माना। टाउ वन इक्वल्स टू आर वन क्रॉस एफ वन। टाउ का टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्लास 11th में रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा होगा, आर वन क्रॉस एफ वन। तो आर वन है कितना, तो एल। आप लोग देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये फर्स्ट पोजीशन वेक्टर है, ये डिस्टेंस इसका एल है। यानी आर का मैग्नीट्यूड कहां से कहां होगा, सेंटर ऑफ द डाइपोल टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो एल, आर के जगह हमने क्या लिया, एल, और F1 पहला फोर्स हमारे पास कितना था, तो QE। फिर से हमने लिखा QE, और टॉर्क चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो L क्रॉस QE, और क्रॉस हटने पे साइन थीटा पड़ता है, तो L QE साइन थीटा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। क्लॉकवाइज, और ये किस तरफ, इनवर्ड या आउटवर्ड, तो इट इज इनवर्ड। आप देखो हाथ टर्न करके, इट इज इनवर्ड, क्लॉकवाइज। ओके, सिमिलरली टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑन बी, यानी टॉर्क अब हम लोग निकाल रहे हैं उस फोर्स के कारण जो कहां लग रहा है, बी पे लग रहा है। तो सेकेंड टॉर्क के लिए हम लोग R2 क्रॉस F2 लिख सकते हैं। R2 भी उतना ही है जितना R1 हुआ करता था। एक बार फिर से देखो, ये L लेंथ किसके लिए है, तो सेकेंड पोजीशन वेक्टर के लिए, R2 के लिए। R1 के लिए भी L लेंथ था, R1 भी कितना था, L लेंथ पे ही था। R2 भी कितना है, तो L लेंथ ही है, यानी R1 और R2 दोनों का मैग्नीट्यूड L है। तो R2 के लिए भी हमने क्या यूज किया, L। सेकेंड फोर्स भी कितना है, QE ही है, ठीक है। तो L QE साइन थीटा, ये भी किधर हो गया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। तो हम लोग हमेशा पोजीशन क्रॉस फोर्स लेते हैं, किसके लिए, टॉर्क के लिए। तो टॉर्क हो गया L QE साइन थीटा फर्स्ट, और दूसरा भी टॉर्क हो गया L QE साइन थीटा। यानी टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आया, L QE साइन थीटा,
यहां भी कितना आया एल क्यू ई साइन थीटा, और डायरेक्शन किधर है तो ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। तो जब दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज है तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट टॉर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट टॉर्क विल बी टाउ 1 प्लस टाउ 2। तो एल क्यू ई साइन थीटा प्लस एल क्यू ई साइन थीटा, दिस विल बी 2 LQE sin थीटा। और आप जानते हो कि चार्ज इनटू सेपरेशन, चार्ज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड देयर सेपरेशन इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2L, ध्यान से इसे देखो कि कोई एक चार्ज Q और दोनों के बीच का सेपरेशन, तो दोनों के बीच का सेपरेशन हमने कितना माना है यहां 2L। तो Q इंटू 2L के जगह हमने लिख दिया डाइपोल मोमेंट। लास्ट क्लास में मैंने डाइपोल मोमेंट पे चर्चा किया था। तो ये P हो गया PE साइन थीटा। तो देखो 2L इंटू Q को हमने P लिखा इंटू E साइन थीटा। अब साइन थीटा हटेगा तो क्या आएगा क्रॉस, क्योंकि क्रॉस हटने पे क्या आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा को अगर हम हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो साइन थीटा हटेगा तो क्या पड़ जाएगा, क्रॉस पड़ जाएगा। सो रिजल्टेंट टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज it is equal to the cross product of dipole moment and electric field। Either आप ये लिख सकते हो P क्रॉस E, या आप सीधा सीधा लिखो PE साइन थीटा। और ये मैग्नीट्यूड हुआ टॉर्क का, रिजल्टेंट टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हुआ PE साइन थीटा। तो रिजल्टेंट टॉर्क भी किधर होगा, इनवर्ड ही होगा। क्लॉकवाइज 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 डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड पेपर के अंदर शो करता है, इसलिए PE साइन थीटा इनवर्ड टॉर्क दिया। तो आप लोग समझ गए टॉर्क डाइपोल पे कितना लगता है, तो इट इज इक्वल टू P क्रॉस E। नेक्स्ट, अब कुछ केस हम लोग देखते हैं। कुछ केस देखने से पहले हमारे पास, हमें पता है वी हैव द टॉर्क और एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, दैट इज टाउ इक्वल्स टू आइदर P क्रॉस E और इट इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो हमारे पास जैसे पिछले फिगर में मैंने दिखाया था कि B पॉइंट पे क्या था -Q, A पॉइंट पे क्या था +Q। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, फ्रॉम -Q टू +Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिखाया था एक्स एक्सिस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां शो कर दिया। तो आप ऐसे भी कह सकते हो P और E के बीच का एंगल कितना है, तो थीटा, वही जो सेम एंगल उस समय बन रहा था वही एंगल यहां बन रहा है। तो P क्रॉस E हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क। टॉर्क हमारे पास जो आ रहा है दैट इज व्हाट, P क्रॉस E, दिस इज रिजल्टेंट टॉर्क। तो P को किधर टर्न करना है आपको, तो E की तरफ टर्न करना है। अब आप देखो ये क्लॉकवाइज है या नहीं, तो ये भी क्लॉकवाइज है। तो सीधा सीधा P क्रॉस E, ये हमारे पास एक लास्ट फिगर आया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग कुछ केस पे चर्चा करेंगे। पहला केस होता है, अगर मान लिया जाए थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सपोज थीटा 0 है, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मींस डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट हैपन देन, क्या होता है तब, तो देखते हैं कि रिजल्टेंट टॉर्क जो हमारे पास है PE साइन थीटा, जिसमें थीटा को अगर आप 0 कर दो तो PE साइन थीटा, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, मींस कोई टॉर्क नहीं लगेगा। कोई टॉर्क नहीं लगेगा इसका मतलब है कि डाइपोल रेस्ट में होगा, वो वहां से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस की तरफ, और डाइपोल भी अगर एक्स एक्सिस की तरफ है तो डाइपोल मोमेंट इस साइड है, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो टॉर्क लगा ही नहीं, और आप जानते हो कि टॉर्क नहीं लगेगा तो बॉडी रोटेट नहीं करेगा। तो यानी डाइपोल इस जगह रखा हुआ है, तो ये इसी जगह रखा रहेगा, न इधर डिस्प्लेस होगा, न इधर डिस्प्लेस होगा, न इधर डिस्प्लेस होगा, कहीं इसका रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यानी ये यहां पे इसी तरह पड़ा रहेगा, इसी तरह स्टेबल रहेगा। तो इस इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इट मींस, आप लिख सकते हो इट मींस डाइपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ओके। और आप कह सकते हो डाइपोल रिमेन एट रेस्ट, डाइपोल रेस्ट में रहेगा। सेकेंड केस हम लोग अगर लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर शो किया और डाइपोल को हमने इधर शो किया, इसके लिए -Q इधर रखा, +Q इधर रखा, तो डाइपोल मोमेंट इस साइड हो गया। अब आप देखो कि इन दोनों के बीच कैसा हो गया रिलेशन, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे के बीच का कितना एंगल, 180 डिग्री। तो P एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप देखो कि डाइपोल
पे टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, तो अगेन पीई साइन थीटा के जगह हमने कितना एंगल लिया 180 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो टॉर्क यहां भी 0 आ गया। इसका मतलब है कि यहां भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहां से ये रोटेट नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, डिस्प्लेस नहीं किया तो ये भी इक्विलिब्रियम है। लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं इट मींस डाइपोल इन इक्विलिब्रियम तो है ही, बट हमने एक लेटर यहां यूज किया है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था, मतलब डाइपोल यहां है तो रेस्ट में ही है, लेकिन इसमें भी तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम क्या स्टेबल है? नहीं, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि डाइपोल रेस्ट में रहेगा, अनस्टेबल कहने का मतलब कि अगर इसे थोड़ा भी हम डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा भी फोर्स लगा दे, या तो इस साइड या इस साइड, तो ये वापस घूमकर अपने ओरिजिनल पोजीशन इस तरफ जैसा 0 डिग्री पे था वैसे आ जाएगा, ना कि यहां पे आएगा। मींस यहां पे अभी वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रह जाएगा, लेकिन थोड़ा भी डिस्प्लेस करोगे तो वापस यहां नहीं आएगा जहां पे है, वो लौट कर फिर कहां पहुंच जाएगा, तो अपने 0 डिग्री वाले स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। तो इस जगह वो इक्विलिब्रियम में तो है, बट इट इज नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? तो आपको पता है कि थोड़ा भी अगर हम डिस्प्लेस कर देंगे तो थीटा जो है 180 डिग्री से या तो कम हो जाएगा या थीटा 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, और जहां वो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो उस पर टॉर्क 0 नहीं होगा, टॉर्क लगने लगेगा। और टॉर्क हमेशा बॉडी को डाइपोल को किधर बुलाता है, तो डाइपोल को टॉर्क हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लाता है। देखो डाइपोल जो है, ये डाइपोल हुआ, ये हमेशा किधर आना चाहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है ये डाइपोल का, ये किधर लाना चाह रहा है? इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लाना चाह रहा है। यानी डाइपोल अगर 0 डिग्री पे है तो रेस्ट में है, 180 डिग्री पे भी है तो भी रेस्ट में है, लेकिन थोड़ा भी अगर हम इसे डिस्प्लेस करेंगे तो वापस किधर आना चाहेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आना चाहेगा। तो आप कह सकते हो कि अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, तो वो यहां रेस्ट पे रहेगा, और यहां से डिस्प्लेस भी करोगे तो वापस यहीं पे आएगा। इसका मतलब है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन 180 डिग्री पे अगर डाइपोल है तो ये इक्विलिब्रियम में तो है क्योंकि ये रेस्ट में है, लेकिन यहां से अगर हम थोड़ा भी इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस यहां नहीं आएगा, ये उस पोजीशन को फिर से रीगेन कर लेगा जिस पोजीशन पे ऑलरेडी वो स्टेबल रहना चाहता है। तो स्टेबल कहां रहना चाहता है? वो 0 डिग्री पे स्टेबल रहना चाहता है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन तो है, बट इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, आर यू गेटिंग? अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, केस 3 में आते हैं। केस 3 में हमने थीटा को 90 डिग्री मान लिया है। थीटा को 90 डिग्री मान लिया, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा शुरुआत से ही एक्स डायरेक्शन में हमने यूज किया है, उसी तरह से हमने यहां भी यूज किया, और डाइपोल को हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना दिया? तो ये देखिए 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आप कह सकते हो कि टाउ इक्वल्स टू पीई साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इट इज इक्वल टू पी इंटू ई। तो टाउ नॉट इक्वल टू 0। क्या टाउ 0 आया? नहीं। इन दोनों केस में, प्रीवियस दोनों केस में टॉर्क तो 0 आ रहा था, लेकिन इस केस में टॉर्क का वैल्यू है, यानी सिस्टम जो है, यानी डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल जो है वो रोटेट करेगा। तो किधर रोटेट करेगा? इसके लिए आपको पता है ऑलवेज पी क्रॉस ई। पी हमेशा किस तरफ आना चाहता है? तो ई की तरफ आना चाहता है। पी क्रॉस ई, अगर ई क्रॉस पी होता तो ई पी की तरफ आता, लेकिन पी क्रॉस ई है तो पी ई की तरफ, यानी डाइपोल का मूवमेंट होगा, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट होगा। तो आप समझ रहे हो कि इट इज, आप कह सकते हो कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो कि मैक्सिमम होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई एंड इट इज मैक्सिमम। इसे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? पहले इसका डायरेक्शन देखो, तो इट इज इनवर्ड। ये भी डायरेक्शन किधर होगा? तो क्लॉकवाइज। देखो ऐसे घूम रहा है ये, राइट हैंड थंब रूल हम यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। ये इनसाइड दी पेपर जाएगा, तो आप क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो और इनवर्ड भी लिख सकते हो। और ये कौन सा कंडीशन है? तो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो दो केस इक्विलिब्रियम का है, कौन कौन? 0 डिग्री और 180 डिग्री। बट इन दोनों में
बॉडी रेस्ट में तो होता है, डाइपोल रेस्ट में तो होता है, लेकिन 0 डिग्री पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है और 180 डिग्री पे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और बिटवीन कह सकते हो आप नोट में, बिटवीन 0 थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री टू थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में डाइपोल is not in equilibrium, not in equilibrium। यानी क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ? क्योंकि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होता है तो टॉर्क 0 नहीं होगा, टॉर्क का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा जो डाइपोल को रोटेट कराएगा। यानी टॉर्क होता है तो डाइपोल जरूर रोटेट करेगा, तो जब रोटेशन होगा तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते हैं, वो कहलाएगा नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कब होगा? तो एट 0 डिग्री। नॉट इन इक्विलिब्रियम कब होगा? तो बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? तो 0 डिग्री पे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? तो 180 डिग्री पे। थैंक यू।